नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज 26 अप्रैल को 88 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया, लेकिन 19 अप्रैल की तरह आज भी निराशाजनक रहा मतदान प्रतिशत। उत्तर प्रदेश में 2014 और 2019 की अपेक्षा कम मतदान हुआ है। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में के 13 राज्यों में जहां जहां चुनाव हुआ है, हर जगह बंगाल को छोड़ करके, त्रिपुरा को छोड़ करके हर जगह कम मत प्रतिशत मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश में 2014 में 62% और 2019 में 63% मतदान हुआ था। सीधे 6% की कमी आई है 2024 के चुनाव में। इसी तरह राजस्थान में 2014 में 64% और 2019 में 68% मतदान हुआ था। 4% की कमी राजस्थान में भी आई है। मध्य प्रदेश में 57% और 69 यानी 69% मतदान हुआ था 2014-2019 में, वह घट करके 60% हो गया है 2024 में। पश्चिम बंगाल में सिर्फ 1% की कमी हुई है, लेकिन कमी वहाँ भी दर्ज की गई है। राजस्थान में जिस तरह से कमी हुई है और राजस्थान के सभी सीटों पर चुनाव संपन्न होने के बाद अब जो कयास लगाए जा रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि यहाँ 50-50 का खेला होने वाला है। 2024 और 2019 और 2014 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर गई थी। 25 की 25 सीटें उसे मिली थी, लेकिन 2024 का नज़ारा बदल गया है। महाराष्ट्र में 2014 में 62% और इस बार 56%। क्या साबित करता है कितना बड़ा अंतर है। और महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना को तोड़कर, एनसीपी को तोड़कर गंध मचाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने, उसका असर देखने को मिल रहा है। और शिवसेना उद्धव ठाकरे को बढ़त मिल रही है, यहाँ तक कि कांग्रेस और एनसीपी को भी बढ़त मिल रही है। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटें 2019 में मिली थी, उससे कहीं ज़्यादा सीटों पर महाविकास अघाड़ी अपना कब्जा जमाने जा रहा है, ऐसा कहना है वहाँ के विश्लेषकों का। तो 7 चरण में चुनाव होने हैं, 2 चरण संपन्न हो गए, 5 चरण बाकी हैं। और इन 2 चरण के चुनाव में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उम्मीद थी कि राम मंदिर का मुद्दा, CAA का मुद्दा और उनका 80 करोड़ गरीबों को भोजन देने का मामला इतना आगे बढ़ जाएगा कि उनकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी, लेकिन 80 करोड़ लोगों का राशन भी नहीं काम आया, राम मंदिर का मुद्दा भी नहीं काम आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी मुद्दा काम नहीं आया। और आहट मिल रही है कि जिस तरह से 2 चरणों के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार हुई है, यह आगे भी जारी रहेगा। बाकी 5 चरणों के चुनाव पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। कितना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेट स्पीच दे ले, ऐसे ऐसे भाषण दे रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें खोज करके ला रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी भी, जिसके बारे में कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। अब कहा जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी हारेगी और कांग्रेस जीतेगी तो गोकुशी गाय को काटने का धंधा बढ़ जाएगा। कांग्रेस गाय कटवाएगी मुसलमानों से, और गाय जो कि एक धार्मिक पशु है,
उसका कत्लेआम बढ़ जाएगा। गाय खुशी क्या आज नहीं हो रही है? और जितने भी गाय को काटने वाली बड़ी कंपनियां हैं, क्या उसके मालिक हिंदू नहीं हैं? और जितने भी एक्सपोर्टर मांस के हैं, क्या वे हिंदू नहीं हैं? और आज दुनिया में सबसे ज़्यादा बीफ और मांस सप्लाई किया जा रहा है तो भारत से किया जा रहा है, और उसमें गाय मांस भी शामिल होता है। तो गाय मांस को मुद्दा इसलिए बनाया जा रहा है कि ध्रुवीकरण किया जाए, 80-20 का खेला किया जाए, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। पर्सनल लॉ की बात चल रही है कि अगर कांग्रेस जीतेगी, इंडिया गठबंधन जीतेगा, तो शरिया लागू हो जाएगा, शरिया कानून मुसलमानों का लागू हो जाएगा पूरे देश में। किस तरह से डरवाया जा रहा है कांग्रेस से, इंडिया से। कांग्रेस ने इस देश में 55 साल तक राज किया। क्या कभी उसने हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र छीन करके मुस्लिम महिलाओं को दिया? क्या उसने गोकुशी करने के लिए हिंदुओं को या मुसलमानों को उकसाया? क्या वह कभी पर्सनल लॉ बोर्ड की बातें यानी शरिया को कानून बनाने की बात कही? न कही है, न कह रही है, न कहेगी, क्योंकि उसे पता है कि यह देश सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, बल्कि तमाम धर्मावलंबियों का है। और हर धर्मावलंबियों को खुश रखना, हर धर्मावलंबियों में समरसता का भाव होना, मिलजुल करके रहना, यही चीज़ सिखाया है कांग्रेस ने। और जो कुछ कांग्रेस ने सिखाया है उसके उलट सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, दंगा भड़काने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हिंदू मुस्लिम पर उतर आए हैं। जिस तरह से हेट स्पीच दी जा रही है मुसलमानों के खिलाफ, और जिस तरह से हिंदुओं को डरवाया जा रहा है मुसलमानों को लेकर के, ऐसे में दंगा भी भड़क सकता है। आपको हम बताते हैं कि कर्नाटक के एक मस्जिद में सूअर का सिर काट करके भेज दिया गया। अगर मुसलमान वहां पर संयम नहीं बरतते तो दंगा भड़क सकता था बड़े पैमाने पर, जिसमें भी हिंदू भी मारे जाते, मुस्लिम भी मारे जाते, मुस्लिम ज़्यादा मारे जाते। लेकिन मुसलमानों ने संयम का परिचय दिया और इनके नफरती भाषण, नफरती कार्यों का कोई असर नहीं हुआ और कोई दंगा नहीं भड़का। भारतीय जनता पार्टी बड़े गर्व से कहती है कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी का राज हुआ है, एक भी दंगा नहीं हुआ है। लेकिन ये सरासर गलत है। मुसलमानों के खिलाफ जितना हेट स्पीच योगी राज में दी गई है, उतना हेट स्पीच कभी नहीं दी गई। और जहां तक दंगे की बात है, तो दंगा कौन करता था? सांप्रदायिक दंगेबाज पार्टी कौन मानी जाती थी? भारतीय जनता पार्टी मानी जाती थी, और वास्तव में थी भी। यही दंगा करवाती थी, हिंदू मुस्लिम करके, गोकुशी की बात करके, गाय को काट करके मंदिर के सामने फेंकने और सूअर को काट करके मस्जिद के सामने फेंकने का काम इन्हीं दंगाइयों ने किया था। इसीलिए दंगे हुआ करते थे। लेकिन सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें कि ये सत्ता में आ गए, और जब सत्ता में आ गए तो अपनी बदनामी कतई नहीं चाहते हैं, इसलिए दंगे बंद हो गए। दंगे फैलाने वाले, दंगे भड़काने वाले जब सत्ता में आ गए तो उत्तर प्रदेश से दंगे होने बंद हो गए। लेकिन मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच में कोई कमी नहीं आई है। धर्म संसद कहाँ हुआ था? हरिद्वार में ही हुआ था। इस तरह की धर्म संसद बनारस में भी हुई, अलीगढ़ में भी हुई, दिल्ली में भी हो रही थी। तो धर्म संसद में कितना आग उगला जाता है आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। हरिद्वार के धर्म संसद में मुसलमानों के नरसंहार की बात कही गई थी, बड़े पैमाने पर मुसलमानों का कत्लेआम करने की बात कही गई थी। जितने भी कट्टर
हिंदू संत महंत हैं, सब वहाँ पहुँचे हुए थे और चीख चीख करके मुसलमानों को काट डालने, मार डालने और इस देश से बाहर कर देने की बातें कह रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, संविधान की कॉपी भी पेश की गई थी जो मनुस्मृति पर आधारित थी हरिद्वार धर्म संसद में। अश्विनी उपाध्याय जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है और सुप्रीम कोर्ट का वकील है, इसने पेश किया था फर्जी संविधान। उसने कहा था कि जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो यही संविधान लागू किया जाएगा। लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़बोलेपन के तहत अगर यह कहते पकड़े गए कि हमें 400 पार सीट दीजिए, हम संविधान बदल देंगे, आज वे 400 पार को भूल गए हैं और इनके 400 पार की हवा निकालने के लिए हम कुछ आंकड़े भी लेकर के आए हैं। महाराष्ट्र में इन्होंने कहा पिछले विधानसभा चुनाव में कि हमें 150 सीटें मिलेंगी और मिली कितनी? 105 सीटें। बंगाल में इन्होंने कहा कि हमें 200 पार सीटें मिलेंगी और मिली कितनी? 77 सीटें। हरियाणा में इन्होंने कहा कि हम 75 पार सीटें लाएंगे और मिली कितनी? 40 सीटें। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमें 121 सीटें मिलेंगी और मिली कितनी? 20। सीधे 101 कम हो गई। दिल्ली में इन्होंने 2020 में दावा किया था कि हम 45 सीटें लाएंगे 70 सीटों में से, मिली कितनी? 8। तो झारखंड में इन्होंने कहा हम 65 सीटें लाएंगे, मिली कितनी? 21। कर्नाटक में इन्होंने कहा हम 130 सीटें लेकर के आएंगे, अभी अभी जो चुनाव हुआ है कुछ महीनों पहले, मिली कितनी? 65। मिजोरम में इन्होंने कहा कि हम 21 सीटें कम से कम लेकर के आएंगे और मिली कितनी? 1 सीट। तो 400 पार का आंकड़ा इन्होंने इस बार दिया है और यह आंकड़ा 400 पार की जगह 140 पर सिमटने जा रहा है। आरएसएस का अंदरूनी सर्वे, भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी सर्वे चीख चीख करके कह रहा है कि 200 सीट से ज़्यादा नहीं मिलने वाली हैं 2024 के चुनाव में। राहुल गांधी जब इंडिया गठबंधन की दिल्ली में रैली थी रामलीला मैदान में, तब कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की 180 सीटें आने वाली हैं। अब उसे घटा करके 150 कर दिया है राहुल गांधी ने, और जिस तरह से धिक्कारा है वह सब देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे चुनाव हो रहे हैं वैसे वैसे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी नीचे जा रही है। इंडिया गठबंधन आकाश की ओर जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी आकाश से नीचे आ रही है, जमीन पर आ रही। जमीन के हो सकता है कि रसातल में चली जाए और बीजेपी भारत मुक्त हो जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से विरासत टैक्स लेकर के आ गए हैं कि आपकी प्रॉपर्टी पर, आपके पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर टैक्स लगा सकती है या लगाएगी कांग्रेस अगर जीतेगी, तो इस विरासत टैक्स की भी हवा निकाल दिया है कांग्रेस के तमाम नेताओं ने। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं 62% लोगों की आमदनी घटी है और 1% की आमदनी बढ़ी है। 1% में कौन है? वही हैं जिनकी चर्चा अक्सर करते हैं राहुल गांधी, अडानी, अंबानी और 22 कारपोरेट घराने। और 62% में कौन है? वही हैं ओबीसी, एससी, एसटी के लोग, वही हैं जिन्हें 5 किलो राशन पर गुजारा करना पड़ रहा है मोदी राज में। आज़ादी के बाद इतनी गरीबी, इतनी जहालत कभी नहीं देखने को मिली कि लोगों को 5 किलो राशन मुफ्त में दिया जाए जिंदा रहने के लिए।
और वह स्थिति इन 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में देखने को मिल रही है। और जब राहुल गांधी ने कहा कि प्रत्येक महिलाओं को हम लखपति बनाने जा रहे हैं, प्रत्येक बेरोजगार को हम स्टाइपेंड देने जा रहे हैं। स्टाइपेंड का मतलब ट्रेनिंग करते हुए पैसे देना, या यूं कहें कि वेतन देना, स्टाइपेंड उसी को कहा जाता है। और जिस तरह से 30 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां जो कि खाली हैं केंद्र सरकार में, राज्य सरकारों में, उनकी भर्ती नहीं की जा रही है, रोक लगा दिया है डबल इंजन के राज्यों ने और नरेंद्र मोदी ने कि अगर भर्ती की जाएगी तो वेतन देना पड़ेगा और वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अपनी पार्टी में फंड जमा करवाने के लिए, चंदा जमा करवाने के लिए बहुत पैसे हैं, अकूत पैसे हैं, और हफ्ता वसूली करके, चाबुक लगा करके पैसे उगाही करती हैं। लेकिन इस देश के बेरोजगारों को स्टाइपेंड देने के लिए, बेरोजगारी भत्ता देने के लिए, इस देश की महिलाओं को की सहायता करने के लिए उनके पास कोई भी रोड मैप नहीं है। किसानों को 6,000 रुपये सालाना दे करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन 80 करोड़ लोग जिन्हें कि 5 किलो राशन दिया जा रहा है, अगर उनके घर की महिलाओं को 1-1 लाख रुपए हर साल देने की घोषणा राहुल गांधी कर रहे हैं और इस घोषणा की पहुंच जमीनी स्तर पर, ग्रामीण कस्बाई स्तर तक पहुंच चुकी है, तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा खेला होने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र, चेहरा, उसका लूट, सब कुछ उजागर हो चुका है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उन्हें भी आहट मिल रही है कि वो हार रहे हैं, तो अब हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन अब बाजी उनके हाथ से निकल चुकी है। कितना भी हिंदू मुस्लिम किए, 19 तारीख से लेकर के आज तक 6 दिन तक कोई असर नहीं पड़ा आज के चुनाव पर। इसी तरह से आगे 5 चरणों के चुनाव में भी कोई असर नहीं पड़ने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की हेकड़ी निकलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।